हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशंस को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें पढ़ना है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखो, सपोज एक रिजिड सपोर्ट के साथ एक स्प्रिंग को हमने बांधा हुआ है, ठीक है। अब जनरली हम जो आइडियल सिचुएशन में सोचते हैं कि ये स्प्रिंग है, उसको मैं अगर ज़रा सा डिस्प्लेस कर दूँ तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेगी और ये ऑसिलेशन इनफाइनाइट टाइम तक चलेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। तो फिर जो ऑसिलेशन है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलने भी चाहिए, बट प्रैक्टिकली हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने जो आइडियल सिचुएशन ली है उसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स काउंट नहीं किया है। अगर हम आसपास का जो सराउंडिंग मीडियम है उसकी वजह से लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स भी काउंट करें तो हमें पता चलेगा कि ये स्प्रिंग है वो धीरे धीरे रुक जाएगी। मतलब इसका एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते ज़ीरो हो जाएगा। चलो ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशंस कैसे बनेंगे ये सब हम देखते हैं। अब जो जनरली रेजिस्टिव फोर्स होता है वो रैंडम होता है, बट अगर मैं विस्कस मीडियम है जो, ठीक है, उसको भी एक आइडियल मीडियम की तरह मानूं तो जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। जो ये ऑसिलेटर के ऊपर फोर्स लगने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा और उसका भी कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलने वाले हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। तो सबसे पहले फोर्सेस ऑन ऑसिलेटर, कौन कौन से फोर्स यहाँ पे लगने वाले हैं। तो फर्स्ट लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि होगा माइनस के एक्स। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये जो पोजीशन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है, ठीक है। सेकेंड फोर्स जो लगेगा वो रेजिस्टिव फोर्स, या तो आप बोल सकते हो डैम्पिंग फोर्स, और उसका फॉर्मूला आएगा माइनस BV। अब ये माइनस BV क्यों? क्योंकि वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड रहेगा। आप खुद सोचो कि आप एक बाइक लेके जा रहे हो और आपकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब आप जाते हो तब आपके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स जो एयर का लगता है वो थोड़ा कम लगेगा। अगर आपने वही स्पीड आपकी 80 किलोमीटर पर आवर कर दी तो, या तो 120 किलोमीटर पर आवर कर दी तो उतना ही ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्स भी लगेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो रेजिस्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड रहेगा। और जो थर्ड फोर्स, तो अभी हम एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लगा नहीं रहे, तो अभी हम उसको कैलकुलेट नहीं करते। तो चलो टोटल फोर्स कौन सा लगेगा यहाँ पे। टोटल फोर्स लगेगा F इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस BV, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन है ये डायग्राम का, ये सब आपको खुद से लिखना है और वो आप कर भी सकते हो, ठीक है। फोर्स इक्वल टू मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ यहाँ पे के एक्स माइनस BV, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में या तो पोजीशन के फॉर्म में, तो एक्सेलरेशन की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा d²x/dt²। ये माइनस के एक्स माइनस B, वेलोसिटी की जगह पे आएगा dx/dt। वेलोसिटी की जगह पे आएगा dx/dt। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सभी को एक तरफ ले लेते हैं, तो m इंटू d²x/dt²
प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू ज़ीरो। पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड कर दे तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर एग्जाम में आए डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब ये इसका जो सॉल्यूशन निकालना है वो आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना, दिस इक्वेशन इज नॉन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर गिवन डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन हमें यहाँ पे दिखाना है। एक्स ऑफ टी इक्वल टू मतलब पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू A of t amplitude at time t into cos omega dash t प्लस फाइव, ठीक है। वेर ए ऑफ टी क्या रहेगा, ए ऑफ टी रहेगा ए इंटू ई टू पावर माइनस बी टी बाई टू एम। बी क्या है, बी है वो डैम्पिंग कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे बी डैम्पिंग कांस्टेंट और ये जो ए है वो इनिशियल एम्पलीट्यूड, जहाँ से आपने टी इक्वल टू ज़ीरो लिया था वहाँ का। ओके, फिर टी टाइम पे एम्पलीट्यूड रहेगा ए ऑफ टी, ओके, और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। मतलब जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है उसका ग्राफ कुछ ऐसा आपको मिलेगा। देखो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। सेम वे नेगेटिव साइड भी आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। पहले एम्पलीट्यूड इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर ये डिक्रीज होते 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 इन्फिनिट टाइम के बाद ज़ीरो होगा। ओके, और जो ओमेगा डैश है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और उसका फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4m स्क्वायर, ठीक है। आप अगर याद रखना चाहते हो तो आपके पास ये टर्म है, देखो b बाई 2m, तो उसका यहाँ पे स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4m स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना सिर्फ एम्पलीट्यूड ऑसिलेट कर रहा है बट एम्पलीट्यूड नहीं वेरी कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे वेरिएशन आएगा एनर्जी में भी। चलो एनर्जी एट टाइम टी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, हाफ के इंटू एम्पलीट्यूड एट टाइम टी स्क्वायर। तो हाफ के एम्पलीट्यूड एट टाइम टी क्या था, ए इंटू ई टू पावर माइनस बी टी बाई 2m, और यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा तो आपको मिलेगा हाफ के ए स्क्वायर मतलब इनिशियल टोटल एनर्जी इंटू ई टू पावर माइनस बी टी डिवाइड बाई एम। तो इन शॉर्ट आप लिख सकते हो ई ऑफ टी इज इक्वल टू ई नॉट मतलब एनर्जी एट टाइम ज़ीरो इंटू ई टू पावर माइनस बी टी बाई एम। ओके, और इस साल जेई मेन में ये फॉर्मूला के बेस्ड डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा था और आपको टाइम पूछा था। डायरेक्ट ये फॉर्मूला में वैल्यू रखनी थी और सीधा आंसर आ रहा था, ठीक है। तो आपको कौन कौन से फॉर्मूलाज याद रखने हैं वो भी समझ लो कि एक तो ये सॉल्यूशन याद रखना है, सॉल्यूशन के बाद ये याद रखना है ए ई रेस टू माइनस बी टी बाई टी एम और बी टी बाई 2m, और उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और साथ में ये एनर्जी का। एनर्जी का अगर आप याद नहीं भी रखते तो भी वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक केस है स्मॉल डैम्पिंग। वेरी स्मॉल डैम्पिंग आप कब मानोगे,
जब ये पार्ट है वो इसके रिस्पेक्ट में वेरी लेस हो, मतलब बी स्क्वायर बाई 4m² इज लेस देन क्या होना चाहिए, km। ठीक है, एक एक m कैंसल आउट हो जाएगा, तो b² इज लेस देन आपको क्या मिलेगा, 4km। और दोनों तरफ रूट ले लो तो b इज लेस देन क्या होना चाहिए, √4km। फिलहाल 4 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो b लेस देन √km के लिए आप बोल सकते हो कि ये स्मॉल डैम्पिंग वाला कांस्टेंट है, और जो डैम्पिंग इफेक्ट है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। इसलिए टेक्स्ट बुक में इसी को b/√km मच लेस देन 1 होना चाहिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्मॉल डैम्पिंग के लिए याद रखो रेशियो जो है b/√km वो लेस देन 1 होना चाहिए, तभी आप डैम्पिंग इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब फोर्स्ड का मतलब क्या, तो यहाँ पे हमने देखा था कि ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे रुक जाते थे, ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे रुक जाते थे, किसकी वजह से, डैम्पिंग की वजह से। अब उसको कंटिन्यू रखना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स ऐसा लगाना पड़ेगा कि जो ये एम्पलीट्यूड है उसको डिक्रीज ना होने दे और सेम वैल्यू का कांस्टेंट रखें। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स एक परफेक्ट रिदम में लगाना पड़ेगा, और उसके लिए हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक फोर्स्ड ऑसिलेशन और उसके बाद रेजोनेंस। अभी देखो यहाँ पे डैम्पिंग इफेक्ट समझने के लिए सपोज मैंने यहाँ पे मास लगाया और मैंने यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट जो है, डैम्पिंग कांस्टेंट वो नॉन रखा हुआ है, डैम्पिंग है ही नहीं, अभी 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एनर्जी देखो तो टोटल एनर्जी देखो कांस्टेंट है? पोटेंशियल चेंज होगी, काइनेटिक भी चेंज होगी। ठीक है, देखो ये टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी क्योंकि मैक्सिमम हमने कंप्रेस कर दिया। अब ये मूव नहीं करा रहे, ऑसिलेशन नहीं है, इसलिए देखो टोटल एनर्जी वेरी हो रही है, बट जैसे ही मैंने ऑसिलेशन करा दिया टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो गई है। अब ये ऑसिलेशन कंटिन्यू चलते रहेंगे, ये ऑसिलेशन कंटिन्यू चलते रहेंगे। वेलोसिटी देखो तो अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करती है। चलो एक्सेलरेशन देखो, टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ही रहेगा। स्लो मोशन में देखना है तो देखो जैसे ही 0 लाइन को क्रॉस किया एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन बदल देगा, वेलोसिटी नहीं बदलेगी। देखो एक्सेलरेशन का रिलेशन सिर्फ 0 लाइन के साथ है, वेलोसिटी है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ है। ओके, चलो ये हो गया। अभी हम डैम्पिंग कांस्टेंट बढ़ाते हैं। ये नॉर्मल ऑसिलेशंस इनफाइनाइट टाइम तक चलने वाले थे क्योंकि हमने आइडियल सिचुएशन ली हुई है, कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं लग रहा है। अभी डैम्पिंग फोर्स मैंने बढ़ाया, अब इसको मैंने खींच के छोड़ दिया। चलो देखो ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते 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 0 हो जाएगा है। डैम्पिंग कांस्टेंट मैंने कम रखा तो ये ऑसिलेशन ज़्यादा देर तक चलेंगे, बट एक टाइम पे जो एम्पलीट्यूड है वो 0 तो होगा ही। अब हम स्प्रिंग कांस्टेंट लार्ज कर देते हैं तो डैम्पिंग की इफेक्ट देखो कम हुई। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता तो डैम्पिंग की इफेक्ट देखो, अगर मैं डैम्पिंग फोर्स 0 कर दूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट भी थोड़ा रखूँ मैं, ओके, और मैं मास बढ़ाऊँ
मास बढ़ाने से देखो टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो भी साथ साथ दिखाया हुआ है। थर्मल एनर्जी में ज़ीरो कर दूँ तो आपको रिलेशन मिलेगा काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। ठीक है, अब ये अर्थ पे है, सपोज यही चीज़ मून पे होती तो देखो ऑसिलेशन पे क्या इफेक्ट आई। यही चीज़ जुपिटर पे है तो, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ गई। चलो अर्थ पे वापस आ जाते हैं। अरे भाई रुक जा, चलो ठीक है। अब जो डैम्पिंग हो रहा था उसको इग्नोर करने के लिए हमने किया फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन में हम क्या करेंगे, ऑसिलेशन के साथ चलते हुए एक रिदम में एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाले हैं। अब वो एक्सटर्नल फोर्स है उसका बिहेवियर कैसा होगा समझो। तो अभी जो ऑसिलेटर है उसके ऊपर 3 फोर्स लगेंगे, जो ऑलरेडी 2 फोर्स तो लगते ही थे। एक फोर्स था रिस्टोरिंग फोर्स और दूसरा फोर्स था डैम्पिंग फोर्स, वो तो है ही। अब डैम्पिंग इफेक्ट को निगलेक्ट करने के लिए हमने एडिशनल लगाया एक्सटर्नल फोर्स। और जो रहेगा F0। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ से फोर्स लगाना स्टार्ट किया और फोर्स की वैल्यू कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो F0 साइन ओमेगा टी भी ले सकते हो, F0 कॉस ओमेगा टी भी आप ले सकते हो। तो हम पूरे चैप्टर में चले हैं कॉस से, तो हम लेते हैं कॉस ओमेगा डी टी। ओमेगा डी क्या है, तो ये जो है वो पीरियोडिक फोर्स है। पीरियोडिक फोर्स मतलब टाइम के साथ चेंज होने वाला फोर्स। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ साथ ऑसिलेटर की पोजीशन एंड वेलोसिटी भी चेंज होने वाली है। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जो फोर्स है वो ऑलवेज मोशन को सपोर्ट करे। इसीलिए हमने एक रिदम में चेंज होने वाला फोर्स लगाया F0 कॉस ओमेगा डी टी। ये डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी हो गई और ये गिवन टाइम हो गया डैम्पिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अभी इक्वेशंस कैसे बनेंगे, देखो यही इक्वेशंस है, उसमें हम थोड़े बहुत चेंजेस करने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ सेम आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो हमने डेरिवेशन किया था उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम फोर्स लेने वाले हैं वो कौन कौन से, साथ में ये भी आ गया प्लस F0 कॉस ओमेगा डी टी। थर्ड फोर्स जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी प्लस F0 कॉस ओमेगा डी टी। बाकी सब कुछ सेम, यहाँ पे m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस डी इंटू बी इंटू डी एक्स बाई डी टी, और प्लस साथ में रहेगा F0 कॉस ओमेगा डी टी। तो यहाँ पे इक्वल टू के उस साइड जहाँ पे 0 है वहाँ पे आएगा F0 कॉस ओमेगा डी टी, और यहाँ पे भी आएगा F0 डिवाइड बाई m कॉस ओमेगा डी टी। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब इसका भी सॉल्यूशन रहेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज
गिवन बाय पोजीशन एट टाइम t x of t इज इक्वल टू a cos ओमेगा dt प्लस फाइव। ये आपको याद रखना पड़ेगा। वेर एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, देखो फोर्स पे डिपेंड करेगा। एक तो एफ नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट आएगा एम स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। ओमेगा है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर भी आएगा। ओके और ये जो फाई है उसकी वैल्यू यहाँ से मिलेगी tan फाई इक्वल टू माइनस वी नॉट डिवाइड बाय ओमेगा नॉट इंटू एक्स नॉट। वी नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्स नॉट क्या है, इनिशियल पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इतना याद रखोगे। अभी इसमें दो केस हैं। एक है केस वन। केस वन आएगा स्मॉल डैम्पिंग के लिए। स्मॉल डैम्पिंग का मतलब b डैम्पिंग कांस्टेंट b इज नियरली इक्वल टू 0। तो फिर एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, देखो ये पार्ट 0 हो गया तो एम्पलीट्यूड में रहेगा एफ नॉट अपॉन जो ये स्क्वायर है और जो रूट है वो निकल जाएगा, तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर निकल गया, m स्क्वायर भी निकल गया। अगर डैम्पिंग स्मॉल है तो एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह आपको मिलेगा। और केस टू जो है वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, मतलब जो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा डी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, मतलब एफ डी इज नियरली इक्वल टू एफ, या तो ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा। तो वो यहाँ पे रख दो तो ये पार्ट 0 हो गया, तो ये जो है वो आपको मिलेगा आंसर में। तो फिर जो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एफ नॉट डिवाइड बाई ओमेगा डी बी। देखो अगर आप अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल जो ऑसिलेशन हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी सेम कर दो तो आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, और इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। द फिनोमिनन ऑफ इंक्रीज इन amplitude when the driving force is close to the natural frequency, driving frequency is close to the natural frequency of the oscillator is called resonance। ठीक है, ये रेजोनेंस तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं बहुत बार, बट हमें पता नहीं होता एक्चुअली। सपोज आप यहाँ पे हो, एक घर में हो, छोटे बच्चे हो अभी, ठीक है, और यहाँ पे बैठ के आपको झूला झूलना है। ठीक है, और ये ज़मीन है, यहाँ तक आपके पैर पहुँचते नहीं है, तो आप क्या करते हो झूला झूलने के लिए? तो अपनी बॉडी को आगे की ओर पहले बेंड करोगे, तो ये झूला जो है वो आप अपनी बॉडी को आगे की ओर बेंड करोगे तो ये झूला है वो पीछे की ओर जाएगा। अब वो पीछे की ओर क्यों जाएगा, सोचो। तो जो आपने फोर्स लगाया है वो ये सिस्टम के लिए हो गया इंटरनल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स होता है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती। तो आपका मास आगे की ओर आया तो वो झूले का मास पीछे की ओर जाने की ट्राई करेगा, है ना। तो थोड़ा झूला है वो यहाँ तक पहुँच गया सपोज, फिर आपने अपनी बॉडी को पीछे की ओर घुमाया, पीछे की ओर बेंड किया तो ये झूला आगे आया। ऐसे धीरे धीरे आपने ऑसिलेशन स्टार्ट करा दिए। ऑसिलेशन स्टार्ट हो गए उसके बाद आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए,
क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे चलेगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए तो आपने क्या किया, एक रिदम बना ली कि जब ये पीछे की ओर मैक्सिमम हाइट पे जाए तब आपकी बॉडी को पीछे की ओर झुकाना है, और ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मैक्सिमम हाइट पे आए, मतलब यहाँ पे कहीं पे, तो आप अपनी बॉडी को आगे की ओर झुकाओगे। मतलब आपने जो अपना अप्लाइड फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, आप ड्राइव कर रहे थे ना, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ सेट कर दी, दोनों को सेम करा दिया ताकि आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिल सके। ठीक है, तो वही ग्राफ यहाँ पे दिखाया है, देखो ओमेगा डी बाई डी एग्जैक्ट 1, मतलब दोनों की वैल्यू सेम हो गई, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तब देखो आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा, बट 3 अलग अलग डैम्पिंग कांस्टेंट के लिए है। जिसका डैम्पिंग कांस्टेंट कम रहेगा उसमें आपको एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिलेगा, जिसमें डैम्पिंग ज़्यादा है उसमें आपको एम्पलीट्यूड कम मिलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये चैप्टर की थियरीज फिनिश हुई। नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और तब तक देखो, जब न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपके सामने हो उससे पहले आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, सभी थियरीज़ के सभी कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो एक बार ये जितनी भी थियरीज़ हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और अगर कहीं पे डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।